So right now we will try to understand our new topic. न्यू टॉपिक का नाम क्या है हमारा? आयोनिक इक्विलिब्रियम. ओके, तो नया चैप्टर के बारे में हमको पढ़ना है. चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम. जैसे इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था. केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इनका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन. मतलब रिएक्शन जितना बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट भी बन रहा है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. और उसी तरह से हमको आज पढ़ना है आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में एक्वियस सॉल्यूशन में के जो आयंस है उसमें क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी. ओके, अगर कोई आयोनिक रिएक्शन है तो आयोनिक रिएक्शन में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब इक्वल होगा तब उसको हम कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इट इज द कंडीशन इन विच रेट ऑफ आयोनिक रिएक्शन, ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन में क्या होगा? किसी भी आयोनिक रिएक्शन का जो रेट होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, तब हम उसको कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है वो हम देखेंगे. हाँ, इस चैप्टर में हमको कुल मिलाकर इतने टॉपिक पढ़ना है. पहला जो टॉपिक है आपका, आप देख सकते हैं यहां पर, कौन सा है? हाँ, पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइट. ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. आफ्टर दैट अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. आफ्टर दैट ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. आफ्टर दैट लेविस एसिड बेस थ्योरी. ठीक है, उसके बाद आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पीएच एंड पीओएच, ऑक्सफोर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन के केबी एंड केडब्ल्यू, और लास्ट में पढ़ना है आपको कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, तो जितने भी टॉपिक आज हमसे कंप्लीट हो गए हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइट. ओके, पहला टॉपिक क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं और डिसॉल्व होने के बाद उनका जो एक्वियस सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ओके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस which dissolved in water and after dissolving in water it will conduct the electricity or it will show the electrical charges. Okay, due to the ion produced by ionization. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद उनका जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर करने का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट का इन हमारी बॉडी में. ओके, तो यहां पर आपको डेफिनेशन क्या दी है? सब्सटेंस दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन. ओके, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपने एक स्पून NaCl लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया और आपने उसको सॉल्यूशन बनाया. अब इस सॉल्यूशन में अगर आपने सर्किट को ज्वाइन किया तो लाइट क्या होगा? अरे लाइट क्या होगा? लाइट आपका जल जाएगा ना. हाँ, तो लाइट जलेगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयंस. ओके, और आयन में भी पॉजिटिव और निगेटिव. ठीक है, तो उसके बाद कुछ एग्जांपल आपको दिए इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे हमारा NaCl, HCl एंड NaOH. These are the example of electrolyte. I hope everybody understand electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद उनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेगा. और वो शो क्यों करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ आयन. कुछ एग्जांपल आपको दिए NaCl, KCl एंड NaOH. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड
नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज होगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मान लो हमारे पास है HCl, क्या है HCl, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। तो ऐसा कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व कंप्लीटली होता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, इट्स कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, उसके बाद एग्जांपल आपको यहां पर दिए HCl, HNO3 एंड NaOH। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका क्या होगा, अपोजिट। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस या इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया सबके, आई बात समझ में? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको दोनों के एग्जांपल दिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल यहाँ पर दिया है एसिडिक एसिड का और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। आपको पता है एसिड जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, आपने छोटी क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, एसिड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी टेस्ट कैसी होती है, सोर, है ना। एसिड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनकी टेस्ट कैसी होती है, सोर, और बेस मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी टेस्ट कैसी होती है, बिटर। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट हो गया, बट एसिड बेस के कंसेप्ट को 3 साइंटिस्ट ने मतलब 3 थ्योरी में अलग अलग से एक्सप्लेन किया है कि एसिड मतलब क्या, बेस मतलब क्या। ओके, तो वही हमको अब पढ़ना है। तो पहली थ्योरी में हमको पढ़ना है कि एसिड मतलब क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। ओके, पानी में डिसॉल्व होने के बाद अगर कोई सब्सटेंस आपको H पॉजिटिव आयन देता है तो उसको आप कहेंगे एसिड, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या देगा, OH निगेटिव आयन। ठीक है, बेस मतलब क्या, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH निगेटिव आयन देगा, उसको हम कहते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, बट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ये थ्योरी जो है कुछ केमिकल सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। ओके, अगर केमिकल सब्सटेंस के को यहां पर सॉल्वेंट हमने H2O यूज किया और H2O के अलावा अगर दूसरा सॉल्वेंट यूज किया तो ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो बाद में हमको पता चला कि दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्वियस सॉल्यूशन के अगर वाटर की जगह हमने यहाँ पर इथेनॉल अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर यूज कर लिया तो ना ही वो सब्सटेंस H पॉजिटिव देगा, ना ही वो सब्सटेंस OH निगेटिव देगा। तो एक लिमिटेशन आपको याद रखना है इस थ्योरी का, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। कब एप्लीकेबल है ये थ्योरी, जब सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, तो कुछ केमिकल सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुई, दैट्स व्हाई उसके बाद और एक थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है, कुछ जो प्रॉपर्टी थी वो एक्सप्लेन नहीं हुई, तो फिर से एक साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी हमको दी और उन्होंने फिर से एसिड को डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। ओके, अब यहां पर सॉल्वेंट वगैरह कुछ का डिस्कशन नहीं है, किसी भी डालो, किसी भी सॉल्वेंट में अगर उसको आपने डिसॉल्व किया तो वो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव, उसको वो H पॉजिटिव डोनर होगा, वो ऑलवेज आपको हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा।
और बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या देगा आपको, H पॉजिटिव डोनर, और बेस मतलब H पॉजिटिव एक्सेप्टर, उसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो ये नया कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने एक और नया कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो अब वो कैसे होती है देखो, हम यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखो आप, ये हमारा HCl है। ओके, HCl की रिएक्शन किसके साथ हुई, NH3 के बाद, है ना। तो HCl ने क्या किया, एक हाइड्रोजन आयन किसको डोनेट किया, NH3 को। NH3 क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आयन किसने डोनेट किया, HCl ने। तो HCl क्या है फिर, एसिड। लिया किसने, NH3 ने। तो NH3 क्या है फिर, बेस। अब यहां पर क्या बना फिर, ये क्या हो गया आपका कॉन्जुगेटेड एसिड, और ये क्या हो गया आपका कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। ठीक है, बेस मतलब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। और हर एक एसिड का कॉन्जुगेटेड क्या होता है, एसिड, हर एक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है, और हर एक बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि ठीक है, ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये है, ये क्या है, बेस है तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड ये है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। फिर से कुछ प्रॉपर्टी इसमें रह गई। अब कुछ ऐसे एसिड थे जिसमें H पॉजिटिव आयन नहीं है, फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते, तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया यहां पर, लेविस एसिड बेस थ्योरी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेविस एसिड और लेविस बेस का कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लेविस एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। लेविस एसिड मतलब क्या, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और बेस मतलब इट इज द टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा लेविस बेस। तो एग्जांपल है आपका, देखो यहां पर NH3, NH3 पे आपको सबको पता है एक लोन पेयर है। ओके, और हमारा BF3। अब एक लोन पेयर NH3 ने किसको डोनेट किया, BF3 को, और BF3 ने वो एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या दी, डोनेट की ना। तो डोनर क्या है, बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या है, बेस, लेविस बेस। और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो क्या है, एसिड। ठीक है, तो इतना छोटा सा कंसेप्ट आपको याद करना है। लेविस एसिड और बेस के केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो क्या हो गया आपके लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी वो हो गया आपके बेस। इतना ही आपको ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आपको पता है पानी का जो आयोनाइजेशन होता है वो कैसे होता है, आपको पता है, H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ठीक है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, जैसे आपको यहां पर दिया है KW, ये किसके इक्वल होगा, वाटर के जो आयंस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। ठीक है, इसके इक्वल क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा। कैसे होगा, किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन, एंड विच इज डिनोटेड बाय KW। ठीक है, अब देखो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होगा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14। इतना आपको याद रखना है। इन प्योर वाटर ये कैसा होता है, ये इट इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, OH आयन के,
और ये किसके इक्वल होगा फिर 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। ओके, इतना आपको याद रखना है। आयोनिक प्रोडक्ट आप किससे डिनोटेट करते हैं? Kw से, और वो किसके इक्वल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। ओके, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है pH एंड pOH। ओके, pH आपको पता है, इट इज द किसके वजह से होता है pH? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिकली उसको डिराइव करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू कैसा होगा? pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसको ही तो हम क्या कहते हैं? pH ही कहते हैं ना। तो अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी pH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर आपको pOH निकालना है तो वो क्या होगा आपका? pOH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। आई बात समझ में? pH मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन, और pOH मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव आयन। अगर आपको pH और pOH अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? और ये किसके इक्वल होता है? 14 के, लेकिन कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। तो pH मतलब क्या होता है? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। pOH मतलब इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 एट अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो देख लेंगे। ये लॉ आपको क्या कहता है कि अगर हमने किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर उसका डाइल्यूशन बढ़ाया, ओके, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is directly proportional to the square root of concentration. What is the statement of Ostwald law of dilution? Alpha is directly proportional to क्या है? Square root of C. Okay, square root of C. Okay, अल्फा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके, मतलब एक सब्सटेंस कितना डिसोसिएट हो रहा है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ आपको कहता है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन या फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दिया है वो हम देख लेंगे। ये जो लॉ है इट इज ओनली अप्लाई टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो गया, हमने देखा ना अभी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें ये होगा, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट आपको क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ाना है तो डाइल्यूशन क्या होगा? ज्यादा करना होगा ना। जैसे आपको पता होगा खाने में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो हम नमक को बढ़ाते हैं या पानी को बढ़ाते हैं? पानी को बढ़ाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब तो वही है यहाँ पर, ओके। तो अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, क्या किया आपने? डाइल्यूशन अगर बढ़ा दिया तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट कहता है आपको कि जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाया वैसे वैसे क्या बढ़ने वाला है? अल्फा की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। और मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू a√c, ओके, a√c। आई बात समझ में? क्लियर है ना? सबको समझ में आया? a√c क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर ये सोल्यूट है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इतना सोल्यूट है, पानी की मात्रा कितनी? इतनी है, ओके। फिर बाद में सोल्यूट उतना ही है लेकिन पानी की मात्रा इतनी है। तो डाइल्यूशन जब बढ़ेगा तो ये जो अल्फा की वैल्यू है ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और वो किससे डिनोटेट किया जाता है?
Ka से। ओके, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एक एसिड है आपके पास, मान लो हमारे पास क्या है HCl, तो ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में, है ना, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव में। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब एक एसिड कितना डिसोसिएट होता है उसको हम कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और वो आपको किससे डिनोटेड किया गया है Ka से। ओके, हाँ, अगर आपको इसको निकालना है तो कैसा निकालेंगे आप इसको, Ka इज इक्वल टू, मान लो हमको निकालना है Ha नाम का हमारा एसिड है। ओके, Ha, तो Ha क्या होगा, डिसोसिएट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होगा H पॉजिटिव एंड A निगेटिव। ओके, H पॉजिटिव एंड A निगेटिव। उसके बाद अगर हमको इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है कैसा है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, तो प्रोडक्ट ये है आपकी, तो कैसे लिखेंगे फिर आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ओके, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन, प्रोडक्ट आपका Ha है, तो डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha आयन। ओके, ये हो गया आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और वो कैसे मिलता है आपको, इट इज ऑब्टेन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपका क्या है रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। ओके, तो इसी तरह से आपको बेस का भी निकालना होगा, यही बात समझ में, इसी तरह से आपको किसका निकालना है, बेस का भी निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय Kb। ओके, जैसे कि मान लो हमारे पास एक बेस है NaOH और वो डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव में और OH निगेटिव में। अगर आपको इसका Kb अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अभी बोला था ना मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या है Na पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, और ये हो गया आपका Kb फॉर पर्टिकुलर एसिड। जैसे कि यहां पर हमको एसिड कौन बेस कौन सा दिया है, हमको दिया है BOH, ये आयोनाइज हुआ, आयोनाइज होने के बाद हमको क्या मिला B पॉजिटिव OH निगेटिव, ठीक है। तो इसका अगर Kb हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो, B पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH, ये हो गई आपकी Kb की वैल्यू फॉर बेस, ठीक है। तो इस तरह से आप Kb की वैल्यू बेस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन Kb, Ka एंड Kw। ओके, अब आपको पता है Ka क्या होता है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके, इनटू Kb क्या है आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल है Kw, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, अगर आपको इसको रीअरेंज करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं, Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। ओके, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ये किसके इक्वल होते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम कैसे निकालते हैं, Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ओके, ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये जो है एट अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कितना होता है, Ka और Kb की वैल्यू कितनी होती है 1.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14, मतलब pH से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब ये कंडीशन ऐसी है कि ऐसी कंडीशन जिसमें एक आयन को डिसॉल्व करने के बाद
उसकी जो डिसोसिएशन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सप्रेस होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब मान लो मेरे पास एक बीकर है। ओके, क्या है, एक बीकर है, और उस बीकर में कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड किसमें डिजोल्व है, पानी में। अब अगर ये इसकी आयोनाइजेशन को कम करना है तो मैं इसी का आयंस, मतलब इसी का साल्ट, अब इसका साल्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड का साल्ट क्या है, सोडियम एसिटेट, तो इसको पानी में डिजोल्व करूंगा और आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट मतलब सप्रेशन ऑफ पेरेंट आयन या फिर सप्रेशन ऑफ पेरेंट इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिसोल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट। ओके, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा था, एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को पानी में हमने डिसॉल्व किया तो वो क्या होगा, आयोनाइज होगा। अब इसका आयोनाइजेशन अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी एसिड का साल्ट पानी में डिसॉल्व करूंगा। ओके, तो इसी एसिड का साल्ट क्या है, CH3CONA। ओके, मतलब ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में हमको इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन अगर कम करना है तो उसी का साल्ट हमको उसमें डिसॉल्व करना होता है, उसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो दोनों के आयन जो है, इसका भी आयन क्या है, CH3CO नेगेटिव, और इसका भी क्या है, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, द कंडीशन इन विच separation of electrolyte it takes place by the dissolution of its own ion, it's called as common ion effect। टॉपिक हो गए, मुझे तो लगा हो रहा ही नहीं है टॉपिक।